हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी। और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक है यूनिट 3.4 जो कि एक पोम है और जिसका नाम है द विल टू विन। अब देखिए, ये जो कविता है ये लिखी है बर्टन बेले ने। और इस कविता में से हमें क्या सीखना है, ये चीजें तो हम कविता के बाद जान ही पाएंगे। और कविता को शुरुआत करने से पहले हमको उसका वार्मिंग अप देखना जरूरी है। अब ये सवाल यहाँ पर आता है, आपके मन में आ सकता है ये सवाल कि भाई हर बार सर आप ये जो वार्मिंग अप सेशन होता है इसको इतना ज्यादा क्यों महत्व देते हो, या फिर ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है सही में, या ये सवाल आपको पड़ सकता है। पर देखो, ये सवाल आपका जो है वो सही है, और उसको उस सवाल का जवाब आपको 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 जब तक नहीं मिलता है तब तक आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो शमती नहीं है, वो खत्म नहीं होती है। तब तक उसका जवाब मिलना जरूरी है ना। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो वार्मिंग अप सेशन होता है ये क्यों जरूरी है। इसके जवाब के लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये किताब है कुमार भारती। कुमार भारती में जितने भी लेसन है, पोएम्स है, बहुत सारे यूनिट्स है ना, सब कुछ है। अब इसमें इतने सारे यूनिट्स है, इतने सारे लेसन्स है, पोएम्स है, प्लेज है ना। अब क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो किताब आपको दी गई है पढ़ने के लिए, इस किताब को लाने के लिए या फिर इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये समझना जरूरी है। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जैसे हमने पिछला लेसन देखा स्टीफन हॉकिंग के बारे में, है ना, या फिर जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है वो लेसन्स और पोएम्स पढ़ना जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है इन द सेंस यही हमको करना चाहिए ऐसा नहीं है ना। ये लेसन और पोएम तो एक माध्यम है, हमें एक्चुअली ये लेसन और पोएम नहीं पढ़ने हैं, है ना। एग्जाम के लिए इसको आपको पढ़ के उसके जवाब आपको देने हैं, सवाल जो भी परीक्षा में पूछे जाएंगे उसके जवाब आपको देने हैं, ठीक है। पर ये उद्देश्य यहीं पर खत्म हो जाता है क्या, कि ये लेसन है, इसको पढ़ लिया, इसको समझ लिया, इसके जवाब दे दिए, खत्म बात? नहीं, इससे भी बड़ा एक उद्देश्य होता है। क्योंकि ये जो किताब होती है कोई भी लैंग्वेज की, मैं इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज की जो भी कोई किताब आपको दी जाती है, उस किताब का वो किताब तो एक माध्यम होती है। सही ऑब्जेक्टिव उसका होता है, उद्देश्य होता है आपको भाषा सिखाना, या फिर आपकी जो भाषा है उसको और भी समृद्ध करना, उसको और भी अच्छा करना, उसको एनहेंस करना, जिसको हम कहते हैं एनहेंस योर लैंग्वेज। लैंग्वेज को एनहेंस करने का ऑब्जेक्टिव मेन है। क्यों? अब ये क्यों जरूरी है, लैंग्वेज को एनहेंस करना क्यों जरूरी है? देखिए, अभी जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिससे आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके आने वाले एजुकेशन में, मतलब आप 10वीं में हो, फिर 12वीं में जाओगे, है ना, 11वीं 12वीं में भी, या उसके आगे भी जो भी कोई आपको एजुकेशन लेना है, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे आप कॉमर्स लो, या फिर कोई भी फील्ड लो, कोई भी फील्ड जब आप जाओगे तो हायर एजुकेशन जो है हमारे हमारे देश में, हायर एजुकेशन ये सिर्फ एक ही भाषा में दिया जाता है और वो है इंग्लिश। ठीक है, चाहे आप लॉ करो, चाहे आप डिजाइनिंग का कोर्स करो, चाहे आप आर्किटेक्चर करो, कुछ भी, कोई भी कोर्स आप आगे जाकर के करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, चाहे आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो वो करो, या फिर फाइन आर्ट्स करो, कुछ भी करो, आपको जो कुछ भी कोर्स करना है, जो कोई भी कोर्स आपको करना है, उस कोर्स को करने के लिए आपको इंग्लिश भाषा अच्छे से आनी जरूरी है। क्योंकि भले ही ठीक है आप कहते हो सर इतिहास भूगोल ये तो हम अपनी अपनी भाषा में कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर के जरूर कर सकते हैं। पर अगर उसके ऊपर आपको कुछ रिसर्च करनी है, या फिर आपको कुछ किताबें ऐसी पढ़नी है कि जो आज के इतिहास से संबंधित है, मतलब रिसेंट इतिहास से, तो उसकी जो बहुत सारी जो किताबें होंगी वो सारी की सारी इंग्लिश में उपलब्ध है ना। आपकी भाषा में साहित्य उस चीज का बहुत कम उपलब्ध होता है। तो
उसके लिए आखिर में जाकर के आपको उसका सहारा, इंग्लिश का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है आपको इंग्लिश आपकी अच्छी करना, उसको एनहांस करना, उसको बेहतर करते रहना ज़रूरी होता है। और ये वार्मिंग अप जो होता है उसकी ऑब्जेक्टिव ही वो होती है कि आपको थोड़ा-थोड़ा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव वार्मिंग अप का होता है कि वो आपको जो लेसन या पोएम हम पढ़ने वाले हैं, उसकी तैयारी भी वो एक स्टार्टर के तौर पर है ना। ज जब हम खाना खाने जाते हैं होटल में, तो क्या होता है, और खाने के हम 3 भाग कर सकते हैं। पहला होता है स्टार्टर, फिर होता है मेन कोर्स जिसमें आप पूरा खाना खाते हो, और आखिर में होता है डेज़र्ट, है ना? तो स्वीट डिश आप लेते हो, खाते हो। तो जैसे हम खाने की 3 भाग करते हैं, उसी तरह से इसका ये स्टार्टर है, लेसन का या पोएम का वो स्टार्टर होता है कि जिससे आपको वो लेसन या पोएम की कुछ बैकग्राउंड आपको दी जाती है, वो किस तरह का लेसन होने वाला है, किस तरह की पोएम होने वाली है, इसको बताने की कोशिश यहाँ पर इसमें आपको की जाती है। तो दोनों चीज़ों के लिए ये वार्मिंग अप ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैं वार्मिंग अप पे इतना ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा महत्व देता हूँ। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं वार्मिंग अप के साथ। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों सवालों के 3-3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन पता करना है, ढूँढना है, बताना है। पहला क्वेश्चन है, यू मे हैव लॉस्ट द मैच बट, आप भले ही मैच हार गए हो, पर 3 चीज़ें दी गई, उसमें से एक सही जवाब है। It is important that you start fighting with your opponent. With your opponent, it is important to have the will to win. It is important that you blame the organizers for the rough ground. चलिए, 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से एक चीज हमको करनी है। पहली चीज क्या है कि आप, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रतिस्पर्धी से झगड़ा कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि भले ही आप आज हार गए हो, पर जीतने की जो इच्छा है उसको आपको खोना नहीं है, उसको बरकरार रखना है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ब्लेम द ऑर्गेनाइजर्स फॉर रफ ग्राउंड। ये जरूरी है कि आप अपने हार का किसी को जिम्मेदार ठहरा दो, और आप उसमें से निकल जाओ। ठीक है, तीनों में से सही ऑप्शन कौन सा है कि भले ही आज आप मैच हार गए हो, पर जीतने की इच्छा आपको बरकरार रखनी है, तो उसका आंसर है ए का आंसर आएगा 2। और बी जो क्वेश्चन दिया गया है, सक्सेस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय, सफलता कैसे नापी जाती है, एबिलिटी टू पाउंस अपॉन द ओपोनेंट एंड फाइट विद फुल फोर्स। सफलता कैसी नापी जाती है? नंबर 1 कि आप अपने प्रतिस्पर्धी को हावी हो जाओ और उसको मारने लग जाओ। मैच फिक्सिंग बिफोर द मैच बिगिंस, मैच को फिक्स कर लो और मस्त आराम से मैच जीत लो। एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर अ फॉल, सफलता किस तरह से नापी जाती है? तीसरी, एबिलिटी टू बाउंस बैक, मतलब हार के बाद भी आप जीत का हौसला रखते हो और पूरी तरह से लड़ते हो और आखिर में जीत जाते हो, है ना? तो ये 3 चीजों में से सक्सेस इज मेजर्ड बाय एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर अ फॉल। तो सफलता कैसे नापी जाती है? सफलता हार के बाद किस तरह से आप उठ करके फिर से खेलने लग जाते हो और जीत जाते हो, उससे नापी जाती है। सफलता नापी जाती है आपके एबिलिटी से, आपकी कुव्वत से, कि किस तरह से आप हार के बाद फिर से उठ करके खड़ा होकर तैयारी लग जाते हो और जीतने के हौसले से फिर लड़ना शुरू कर देते हो, उससे आपकी सफलता नापी जाती है। तो बी का है ऑप्शन 3, ठीक है। और सी, फॉर अटेनिंग सक्सेस वी नीड टू, हमें सफलता पाने के लिए क्या करना होगा? स्लीप डे इन एंड डे आउट एंड ड्रीम अबाउट सक्सेस, scheme out things to make the opponent fall and work hard day and night for it, है ना? सफलता अगर आपको अर्जित करनी है, सफलता अगर आपको पानी है, तो आपको क्या करना होगा? पहली बात है कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको क्या करना होगा? आपको बस सोना है और दिन रात बस जीतने के सपने दिखने हैं, ख्वाब देखने हैं, ठीक है? ये एक काम आप कर सकते हो। दूसरा काम कर सकते हो कि बहुत सारी प्लानिंग करनी है, बहुत सारा क्या करते हैं कि उसको कैसे हराया जाए, इसको कैसे हराया जाए, इस तरह की प्लानिंग आप करते हो। या फिर तीसरी चीज है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो, हार्ड वर्क करते हो, आप हार्ड वर्क करते रहते हो। इसको हार्ड वर्क करने से आप नहीं चूकते,
इस तरह से ही आप सफलता पा सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस। उसी तरह से हमको सफलता मिल सकती है, सफलता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है वार्मिंग अप का। हाउ कैन वी अचीव सक्सेस इन लाइफ? कंप्लीट द बॉक्सेस बाय फिलिंग द एसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग सक्सेस। अभी देखिए, एस यू डबल सी ई डबल एस, सक्सेस है ना, ये सक्सेस टू अचीव सक्सेस है ना। सक्सेस पाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर ऐसे 4 बॉक्सेस हमको बनाने हैं। यहाँ पर पहला है वर्क हार्ड। अभी इसको देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में कि उनको हम किसी और चीज से रिप्लेस ही नहीं कर सकते। जैसे कि वर्क हार्ड है, आपको जीवन में कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, उसको पर्याय ही नहीं होता है ना। बहुत बार वो शायद आपने कहावत सुनी होगी कि मराठी में है वो, कि कठिन परिश्रमास पर्याय नहीं, मतलब देयर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क, है ना। बाकी सारी चीजों को आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, भाई आपके पास पीसी नहीं है तो लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं है तो आपके पास मोबाइल है, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पर हार्ड वर्क को कोई भी ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क। अभी कुछ लोगों ने नई एक चीज इजाद की है, उसको कहा जाता है स्मार्ट वर्क। पता नहीं ये स्मार्ट वर्क होता क्या है, पर हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क ही होता है। मतलब वहां पर आपको अगर किसी चीज को समझने के लिए वक्त देना है तो वक्त ही देना होगा, उसको पर्याय नहीं कर सकते हम, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसको उबाल दो, उसको पी लो, फिर मुझे समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला इस दुनिया में नहीं बना है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरी चीज, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे हम, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास आप में होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूं और मैं करूंगा। उसके बाद में होता है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब क्या है कि उस चीज को निरंतर करते रहना है, छोड़ना नहीं है ना। मान लो देखिए, इसके इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि भाई परसिवियरेंस, निरंतरता, है ना, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी भी, उसको कहते हैं, उसको कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, है ना। निरंतर मतलब वो ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दिया, फिर कल छोड़ दिया, फिर परसों किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया, ऐसा नहीं। रोज आपको वो चीज करनी ही होगी। अब उसके लिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा था, एक छोटी सी कहानी है जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी फिट बैठती है। देखिए, कोई जमाने में जब अमेरिका में ऐसा पता चला कि भी कोई एक राज्य में बहुत ज्यादा सोना मिल रहा है, तो सोने की एक खदान वहां पर एक व्यक्ति ने क्या किया कि वहां पर एक जमीन खरीद ली, और उसने क्या किया कि भाई यहाँ पर बहुत सोना मिलता है, ऐसा उसको पता चला था, इसलिए वो जमीन उसने खरीद ली और वहां पर सोने की खदान उसने शुरू की। फिर उसने क्या किया, उसके पास पैसा था इसलिए उसने लगा दिया। फिर उसने मशीनरी लाई, उसको उसके लिए पैसा लगा, जमीन खरीदने के लिए पैसा, वो मशीनरी खरीदने के लिए लोग वहां पर काम कर रहे थे, उनके लिए भी पैसा। तो ऐसा सब कुछ वहां पर हो रहा था, तो बहुत सारा पैसा उसने उसमें डाल दिया। और फिर क्या हुआ कि साल 2 साल 3 साल वो खुदाई चलती रही और उनको सोना नहीं मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, सोना 3 साल हो गए मिला नहीं, खर्चा तो बढ़ रहा है, खर्चे के लिए पैसा नहीं है। तो उसने क्या किया कि जितने में वो खरीदी थी और जितना उसको पैसा लगा था, तो सब मिला करके उसने सोचा कि भाई मैं इसको बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, वो खदान बेच दी। अब जिस व्यक्ति ने वो खदान खरीदी थी, उसने क्या किया, उसने फिर से काम शुरू कर दिया। उनको लोगों को कहा कि भाई शुरू कर दो। अब शुरू करने के 5वें दिन में ही उसको सोना मिल गया। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि भाई उसके नसीब में वो सोना था, नहीं, उसके नसीब में नहीं था। इसने क्या किया कि देखिए, पहले जितनी मेहनत 2 साल उसने की थी, वो सारी मेहनत उसके काम आई।
मतलब दूसरे व्यक्ति के काम में आएगी, है ना? बात समझ में आ रही है? मान लो कि आपको वो जो हम घर बनाते हैं तो घर के लिए जो सलियाँ होती है, वो सलिया तोड़ने का काम मशीन से होता है अभी, लेकिन सलिया तोड़ने का काम हथौड़े से और छीलनी से किया जाता है। तो क्या होता है कि पहले इसमें वो टूटती है क्या एक मार में? 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15 पर 15वें अगर वो 15वें मार पर अगर टूटती है वो सरिया 15वें मार पर अगर टूटती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले 14 बार उसको ठोका गया था, वो सारे व्यर्थ हो गए। वो 14 के कारण ही 15वें पर टूटी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंसी, है ना? परसिवियरेंस कि नहीं, हार नहीं माननी कि मैंने 14 बार ठोक दिया यार इसको, ये फिर भी नहीं टूट रही है, मैं छोड़ देता हूँ। अब अगला आएगा, एक बार मारेगा, टूट जाएगी। तो इस तरह का काम नहीं करना है। परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है, हार न मानना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और इसमें आखिरी होगा, हार्ड वर्क कर लिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, परसिवियरेंस है और डिटर्मिनेशन। ये सारी चीज़ें एक जैसी ही लगेगी आपको, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या? कि आपको कहीं न कहीं ये सोचना होगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भले इसके लिए मुझे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, जब तक मैं इसको पाऊँगा नहीं, तब तक मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, ठीक है? तो ये जो एक हमारी हार न मानने की जो भावना होती है, डिटर्मिनेशन होता है, वो हमें बरकरार रखना होता है, तभी जाकर के हम सफल हो पाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें समझना कि भई सक्सेस जो होती है, सक्सेस ये सफलता जो आती है, वो इतनी आसानी से नहीं आती है ना? अब देखिए बहुत सारे उदाहरण हमारी दुनिया में हैं। देखो दुनिया के सबसे 2 नंबर के 2 या 3 नंबर है अभी अमीर आदमी है, व्यक्ति है, उनका नाम वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट कहा जाता है अभी वो 85 साल के हैं, पर उनकी शुरुआत उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने शुरुआत की थी इन्वेस्ट अब उनका पैसा कैसे बना है? उन्होंने वो एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका पैसा कैसे बना है? कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंस उन्होंने रखा है। तो वो कहते हैं कि मैंने 13वें साल में शुरुआत की, लेकिन फिर भी मैं बहुत देर कर चुका था। है ना? ऐसा वो कहते हैं। अब देखो, अब कहा जाता है कि उनका जो पैसा बना है वो अभी उन्होंने 13वें साल में शुरुआत की है और कहते हैं कि उनका जो पैसा आज जो बना है वो उनके उनकी उम्र के 60 साल के बाद ही बना है मतलब पिछले 20 सालों में है ना तो ये इसका मतलब क्या है कि पहले जो 60 साल उन्होंने मेहनत की है उसमें उनको फायदा हुआ था पर उतना नहीं जितना आखिरी के 20 साल में हुआ तो इसका मतलब ये होता है क्या कि पहले उसके उनके पहले 60 साल व्यर्थ गए हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि वो पहले 60 साल में उन्होंने जो मेहनत की थी, उसका फल उनको 20 पिछले 20 साल में मिला है। तो ये होता है कि सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलती है और जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक दिन में सफलता चाहिए, तो उसको ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ में अगर वो सफलता पाना चाहता है एक दिन में, तो ये नहीं हो सकता। जब दुनिया में किसी के पास भी ऐसा कोई भी फ़ॉर्मूला नहीं है, जो कहेगा और जो लोग कहते हैं कि यू विल बी सक्सेसफुल इन अ डे, इन अ नाइट, इन ओवरनाइट, है ना? एक एक रात में आप सफल हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना? हमारे यहाँ पर एक कहा जाता है कि ओवरनाइट सक्सेस, है ना? कि कोई अभी देखिए ओवरनाइट सक्सेस नीरज चोपड़ा, है ना? नीरज चोपड़ा जो हमारे यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट बन करके उभरे हैं ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में। जैवलिन थ्रो का देखिए बहुत सारे लोगों ने तो जैवलिन थ्रो क्या स्पोर्ट होता है यही पता नहीं था बहुत सारे लोगों को। पर आज वो हमारे देश के हीरो बन चुके हैं और एक ही रात में वो इतने फेमस हो चुके हैं। पर पर वो एक रात में फेमस हुए हैं, पर मेहनत उनकी एक दिन की नहीं है। मेहनत तो उनकी पिछली कितने सालों से चल रही है ना? पिछले पता नहीं कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो मेहनत होती है वो हम नहीं देखते। हम सिर्फ़ उनकी सफलता देखते हैं कि भई उनको इतने पैसे मिले, इसने उतने पैसे दिए, उसने उतने पैसे दिए। तो ये स्पोर्ट होता है। अब वो स्पोर्ट वो सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं करते हैं। उनको स्पोर्ट का पैशन होता है ना? अब ये बात अलग है। लेकिन मुझे कहना ये है कि भई सफलता
कभी भी, हाँ, पॉपुलैरिटी आपको एक रात में मिल सकती है, पर वो जो सफलता है, वो जो पॉपुलैरिटी है, उसके पीछे जो मेहनत दी है, वो लोग नहीं देखते। इसीलिए हम बहुत बार हँसते हैं, हम कहते हैं भाई ये तो क्षेत्र, अब हम देखते हैं ना फ़िल्म्स, अरे फ़िल्म्स तो इतने होते हैं कि भाई काम नहीं होता, आराम से उनको काम करना होता है, वैसा नहीं होता है। आपको पता ही नहीं है उसमें कितना हार्ड वर्क होता है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है, मैं बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि अगर शूटिंग आपको करनी है बर्फ में, तो आप शिमला जाते हो, है ना? वहाँ पर आप शूटिंग करते हो, है ना? सब कुछ हो जाता है और आखिर में यहाँ पर आने के बाद फ़िल्म जब आखिरी उसका एडिटिंग चल रहा होता है, तब किसी को, डायरेक्टर को पता चलता है कि अरे ये शॉट अच्छा नहीं हुआ, इसको दोबारा से लेना पड़ेगा। तो दोबारा से वो पूरे वहाँ पर नहीं जाते, है ना? तो वो क्या करते हैं, स्टूडियो में ही फिर वो मैंने सुना है कि कहीं पर वो नमक बिछाया जाता है वगैरह-वगैरह, और फिर वहाँ पर, क्योंकि ठंडी में है, तो आप कपड़े उतार करके तो मतलब सादे कपड़े पहनकर तो शूटिंग नहीं करते, तो उसके लिए आपको गर्मी के कपड़े पहनने होते हैं। आप देखिए, जब आप बम्बई में वो सारे कपड़े पहनकर, या फिर हमारे इधर साउथ इंडिया में वो सब पहन कर के आप अगर काम करोगे, तो पसीने से लथपथ हो जाओगे, है ना? तो देखिए, मतलब ये हार्ड वर्क हुआ है कि नहीं? है ना? उनको बहुत सारी तकलीफ को झेलना पड़ता है। कहीं पर भी आपको आसानी से सफलता नहीं मिलती है। Discuss and write 5 proverbs or quotations related to importance of having a strong willpower. स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है। उसके लिए हमको 5 कोटेशंस लिखने हैं। अभी पहला कोटेशन मैं बता देता हूँ। इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, है ना? क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है कि देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, मतलब अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपके पास इच्छा है, शक्ति है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो रास्ते अपने आप आपको मिल जाएँगे। फिर हैविंग स्ट्रॉन्ग विल पावर, अ, इफ यू विल यू कैन, ठीक है? इफ यू विल यू कैन का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी इच्छा है, तो आप कर सकते हो, है ना? इफ यू विल यू कैन, मतलब अगर आप इच्छा जताते हो किसी चीज को करने की, आप में इच्छा है, तो आप वो चीज कर सकते हो, है ना? मतलब देखिए, कहा जाता है कि आपको कोई चीज करने से रोकने वाली दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है, अपने आप को छोड़ करके। बात समझ में आ रही है क्या? कि अपने आप को, मतलब आप ही खुद को अगर रोकना है, तो आपको कौन रोक सकता है? आप ही खुद। बाकी दुनिया में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आपने अगर ठान ही लिया है कि नहीं, मुझे ये पाकर ही रहना है, मुझे गोल्ड मेडल पाना ही है, अगर ऐसा आपने ठान लिया और उसके लिए आपने मेहनत की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आप ही खुद सोचोगे, पर उसके लिए वो जो विल होती है, उसके लिए वो जो इच्छा शक्ति होती है, बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ही आप वो चीज़ कर सकते हो। उसके लिए बहुत, मतलब आपको सब कुछ भूल जाना होता है, त्याग करना होता है कितनी कितनी चीज़ों का, और उसी में आपको खोना पड़ता है, तब जाकर के आपको ये चीज़ें मिलती हैं। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। इफ यू विल यू कैन, इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और क्या है विल? स्ट्रॉन्ग विल इज़ और गारंटीज़, स्ट्रॉन्ग विल पावर इज़ हाफ सक्सेस, है ना? कि अगर आप, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो मान लो आपको आधी सफलता तो आज ही मिल गई, काम शुरू करने से पहले ही, है ना? आदमी पहले हारता कहाँ पे है? यहाँ पे, दिमाग में, सोच में हारता है। अरे यार, उन्होंने तो इतना बड़ा स्कोर कर दिया, अब हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो अच्छे बैट्समैन भी नहीं है। ये जब सोचेगा, तो आदमी हार जाएगा, है ना? पहले अभी देखा है आपने, इंग्लैंड में दूसरी मैच जो टेस्ट मैच हुई है, उसमें इंडियन टीम
कोई भी नहीं कह रहा था कि इंडियन टीम जीतेगी, लोग कह रहे थे ये तो या तो इंग्लैंड जीतेगा या फिर मैच ड्रॉ हो जाएगी। पर इंडियन टीम ने बॉलर्स ने आकर के रन भी बना दिए, 270 का टारगेट भी दे दिया और 120 में इंग्लैंड टीम को आउट भी कर दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी इंडिया को जीतने का एक 1% भी चांस नहीं दिया था, किसी ने भी नहीं कहा था कि इंडिया जीतेगी, बिल्कुल नहीं। पर हो गया, क्यों? कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखी थी, नहीं अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा क्या, एक तो हम हारेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमको जीतने के लिए प्रयत्न करना है और उस हिसाब से उन्होंने काम किया तो वो जीत गए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा और आखिरी क्वेश्चन है, मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स में कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है, पॉलिटिक्स। सोशल वर्क में कौन है? सोशल वर्क में है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स में कौन है? अरे बाप रे, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। म्यूजिक में कौन है? AR रहमान, है ना। ये नाम अनायास आपके दिमाग में आ जाते हैं जब भी हम लेते हैं। पॉलिटिक्स में और कौन है? अभी देखिए नरेंद्र मोदी, है ना। फिर इसमें कौन है? सोशल वर्क में नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह, है ना, राजेंद्र सिंह जो पानी पर काम करते हैं, है ना। फिर स्पोर्ट्स में कौन है? स्पोर्ट्स में है नीरज चोपड़ा, है ना, मीराबाई चानू, है ना, साइकॉम मीराबाई चानू। म्यूजिक में कौन है? म्यूजिक में फिर आपको नाम आता है किसका नाम? अजय अतुल, है ना। तो ये चीजें आपको तभी समझ में आती है जब आप उसको ठीक से जानते हो, ठीक से पढ़ते हो, है ना। तो ये सक्सेसफुल लोग जो बने हैं उनकी अगर स्टोरीज आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके पीछे उनको कितना, देखिए ऐसे सचिन तेंदुलकर के बारे में एक कहा जाता है कि वो उनको वड़ा पाव बहुत पसंद था, है ना। और रमाकांत आचरेकर सर जो थे उनके गुरु, वो कहते थे उनको, एक बार उन्होंने कहा कि भाई तुझे अगर स्पोर्ट्समैन बनना है तो ये वड़ा पाव तुझे छोड़ना होगा। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखा और वड़ा पाव खाना ही छोड़ दिया। फिर मतलब 13 साल की उम्र में उन्होंने खाया था, उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, जब वो रिटायर हुए, उसी के बाद मतलब 40 साल के बाद, जब वो मतलब 38-40 साल में जब वो रिटायर हुए, 38-35-36 साल में, उसके बाद में ही उन्होंने वड़ा पाव खाया, ऐसा कहा जाता है। मतलब देखो, त्याग भी एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो ये सारी चीजें हमको बहुत बहुत बहुत, तो ये कष्ट होता है त्याग करना, मतलब बहुत सही। आपको तो, हमको तो ऐसा लगता है कि भाई दोस्तों के साथ रोज मिलना चाहिए, दोस्तों के साथ गप लड़ानी चाहिए, गलो दोस्तों के साथ मौज मजा करना चाहिए, सब करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। पर अगर वो करते बैठेंगे हम लोग तो फिर हमको सक्सेस मिलेगी कब, है ना। फिर हमारे काम पर हमारी जो ड्रीम्स है उसको हम कब पूरा करेंगे। तो इसलिए कभी भी सक्सेस के बारे में जब भी सोचना, उसके पीछे की मेहनत के बारे में पहले सोचना और बाद में ग्लैमर के बारे में सोचना, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।